Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about issue of power of Lokpal over judges. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए लोकपाल से रिलेटेड एक आर्टिकल हमने लास्ट मंथ भी जनवरी महीने में भी कवर किया था 18 जनवरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल। एक बार जरा फिर से रिवाइज करते हैं क्विकली अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। लोकपाल एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन मतलब एक बॉडी या इंस्टीट्यूशन है जिसको करप्शन के को रोकने के लिए बनाया गया है भारत के अंदर। लोकपाल is a statutory body created as per लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। तो ये कानून की मदद से यूनियन लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्ताज बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स इन मैटर ऑफ करप्शन, ताकि करप्शन को रोका जा सके इन पब्लिक ऑफिसेस। लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्वीडन ओम्बड्समैन सिस्टम। तो दुनिया का सबसे पुराना ओम्बड्समैन सिस्टम स्वीडन लेकर के आया था समवेयर इन 1860। उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने देश में इम्प्लीमेंट किया। अंत में भारत के अंदर ये लोकपाल का कॉन्सेप्ट आया एज पर द एक्ट ऑफ 2013। लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाने के लिए भारत के अंदर एक बड़ा मूवमेंट भी चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे जी। तो 2010 के आसपास बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आ रहे थे, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। तो फिर इन तमाम स्कैम्स के कारण एक रिएक्शन देखने को मिला अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड दैट लीड टू अ मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, जिसका फेस थे अन्ना हजारे जी। और इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के कई सारे डिमांड्स में से एक मेजर डिमांड था कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो करप्शन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करे और किसी भी बॉडी को, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी अगर करप्शन हुआ है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर पाए। और फिर वही इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के डिमांड के बाद लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट लाया गया 2013 में, जिसकी मदद से लोकपाल बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनियन लेवल पे, एंड लोकायुक्ता बनाया गया स्टेट लेवल पे इन ऑर्डर टू लिमिट इशूज ऑफ करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज। लोकपाल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं हु विल बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर एक एमिनेंट पर्सन विथ एक्सपीरियंस ऑफ एंटी करप्शन पॉलिसीज को भी लोकपाल का चेयरमैन बनाया जा सकता है। उसके अलावा लोकपाल में 8 मेंबर्स तक हो सकते हैं, जिसमें से 50% मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे एंड रिमेनिंग 50% शुड बी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमन होने चाहिए। अब इस कानून की अगर बात की जाए, थोड़ी सी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो लोकपाल के जो चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे वो 5 साल का टर्म होल्ड कर सकते हैं या मैक्सिमम टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स तक वो ऑफिस में रह सकते हैं। एंड द मेंबर्स एज वेल एज लोकपाल चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के अंदर 5 लोग होते हैं: प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, and one eminent jurist nominated by the president on the basis of consensus of these 4 members। 2017 में एक अमेंडमेंट और किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन खाली था लोकसभा के अंदर, क्योंकि किसी भी पार्टी को 10% सीटें नहीं मिल पा रही थी, विच इज़ अ बेसिक कोरम रिक्वायर्ड। इन जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है कि 10% सीटें होंगी लोकसभा के अंदर, तभी उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। तो 2014 के इलेक्शन के बाद या 19 के इलेक्शन के बाद भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहे थे। 24 के इलेक्शन के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा बने हैं राहुल गांधी जी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का पोजीशन खाली था और इस कारण से लोकपाल का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कमेटी नहीं बन पा रही थी, सिंस इस कमेटी के अंदर एक मेंबर है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो इसीलिए फिर इसको अमेंड किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट को 2017 में, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की जगह पे लिख दिया गया लीडर of opposition who has लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को रिप्लेस करके वर्ड ला दिया गया लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन।
तो इस तरीके से फिर जो एक टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन था इन अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल, दैट वाज डन अवे, और उसके बाद फर्स्ट लोकपाल चेयरमैन पीसी घोष साहब वाज अपॉइंटेड इन 2019। करेंटली लोकपाल के चेयरमैन है जस्टिस एएम खान वेंकर साहब, ही सेकंड चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। तो ये तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग लोकपाल दैट वी हैड सीन लास्ट मंथ एज वेल। अब थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा जानना होगा कि लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन किस किस ऑफिसेस पे एप्लीकेबल है। तो लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन आप कहने को कह सकते हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल राइट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द ऑफिस ऑफ अ प्यून। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी अगर कोई फैसले होते हैं जिसमें करप्शन के केसेस हैं, एक्सेप्ट द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स, तो उसमें लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके अलावा मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, employees of PSU, NGOs receiving foreign donation above 10 लाख एंड अदर गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन तमाम ऑफिसेस के अंदर जो ऑफिस बियरर्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस है तो लोकपाल उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लोकपाल हैज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट ऑफ करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एज वेल। तो ये कानून है मेनली जिसको ध्यान में रखते हुए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए लोकपाल तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं अगेंस्ट दीज बॉडीज। Lokpal can recommend prosecution and direct disciplinary action as well against guilty officers. लोकपाल कैन सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई इन करप्शन केसेस। तो ये सब तमाम पावर है लोकपाल के, एंड लोकपाल ऑर्डर्स आर बाइंडिंग, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि बस वो रिकमेंडेशंस हैं। लोकपाल के जो आदेश हैं वो बाइंडिंग तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए। लोकपाल इस तरह के भी आदेश दे सकते हैं कि सीज द प्रॉपर्टी गेन्ड थ्रू करप्शन, करप्शन के थ्रू कमाई गई प्रॉपर्टी को सीज करने का आदेश, जब्त करने का आदेश भी दे सकते हैं लोकपाल। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है उसके अंदर क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 कहता है that any person who is or has been chairperson or member or officer or employee in any body, board or corporation or authority which has been established by an act of parliament will be under ambit of लोकपाल। सरल भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की मदद से बनी है, उस बॉडी के अंदर जो भी ऑफिसर्स या ऑफिस होल्डर्स हैं, दे विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। मतलब अगर उनके खिलाफ करप्शन के कोई केसेस आते हैं तो लोकपाल उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और गिल्टी पाए जाने पे उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर है। क्लॉज एफ सेक्शन 14 सब क्लॉज 1, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की मदद से कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कोई भी ऑफिस बियरर हैं, वो लोकपाल के एम्बिट के अंतर्गत आएंगे। अब हाल फिलहाल में लोकपाल ने एक इंटरप्रिटेशन किया, जो मौजूदा लोकपाल है उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन किया कि क्योंकि हाई कोर्ट्स भी भारत के अंदर बनाए गए हैं एज पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं दे शुड कम अंडर एम्बिट ऑफ लोकपाल। देखिए हाई कोर्ट कैसे बनाए गए हैं। आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी स्टेट इन इंडिया मस्ट हैव ए हाई कोर्ट, और अ सिंगल हाई कोर्ट कैन सर्व मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो मतलब हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट कोई जरूरी नहीं कि उनका एक एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट हो। दो या दो से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को मिला करके भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, बट भारत के हर एक हिस्से में एक हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन होना चाहिए। तो लोकपाल ने इंटरप्रेट किया कि संविधान सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में जिक्र करता है, इट मेंशंस अबाउट हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया एज पर एन एक्ट। कई सारे हाई कोर्ट्स तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट से मदद से बने हैं। फॉर एग्जांपल जो अर्लीस्ट हाई कोर्ट्स बने हैं दे हैव बीन क्रिएटेड एज पर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। सम ऑफ द हाई कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल गुवाहाटी हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मदद से बना, बाद में 1948 में बना। तो इस तरीके से कई सारे हाई कोर्ट जो हैं, मेघालय हाई कोर्ट 2012 में बना नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अमेंडमेंट की मदद से। तो पॉइंट इज कि हाई कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड एज पर अ लॉ बाय द पार्लियामेंट।
This was the interpretation by the Lokpal. That means the office bearer of high courts means the judges of high court will come under the ambit of लोकपाल. उनके खिलाफ भी करप्शन के केसेज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लोकपाल, ऐसा लोकपाल ने खुद इंटरप्रेट किया. जबकि ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. 1950 में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है संविधान के हिसाब से. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के इस इंटरप्रिटेशन को जंक कर दिया, रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकपाल इज वेरी डिस्टर्बिंग, अदरवाइज तो फिर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होकर के काम कर ही नहीं पाएगी. एंड लोकपाल का ये जो इंटरप्रिटेशन है उस पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने. इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा सा आपका इंडियन पॉलिटी का नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होगा. यहाँ पे आपको रिवाइज करना है और उसके बाद जवाब देने की कोशिश करनी है कि कैसे भारत के अंदर हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं, कौन से अर्लीस्ट हाई कोर्ट्स थे और वो कैसे बनाए गए हैं, उसके बेसिस पे फिर आप जवाब दें. The next article is about Supreme Court on remission without application. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Remission का मतलब क्या होता है? तो remission का मतलब होता है reducing the sentence of a convicted person. एक इंसान जिसको मान लीजिए कि 14 साल की सजा हुई है, उसकी सजा को घटा करके 8 साल कर दिया गया, तो नेचर ऑफ द सेंटेंस नहीं बदला जाएगा, बट द क्वांटम ऑफ द सेंटेंस को अगर रिड्यूस किया जाए तो उसको कहा जाता है रिमिशन. रिमिशन के लिए बेसिस क्या है? तो अब जो नया भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है जो 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुआ, उसका सेक्शन 473 और जो केसेस उसके पहले इन्वेस्टिगेट किए गए थे 1 जुलाई 2024 से पहले, उनके ऊपर तो अभी भी सीआरपीसी एप्लीकेबल है. तो सीआरपीसी का सेक्शन 432, बोथ दीज डील विद द प्रोविजन ऑफ रिमिशन. They empower the government to remit sentence at any time. ग्राउंड फॉर रिमिशन, किस ग्राउंड पे सरकार रिमिशन दे सकती है? तो गुड बिहेवियर, अगर आपका बर्ताव अच्छा हो जेल में सजा काटने के दौरान तो आपकी सजा को कम भी किया जा सकता है. बट रिमिशन जनरली कंडीशनल होता है, मतलब एक मिनिमम टाइम पीरियड तो सर्व करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि 2 दिन में छोड़ दिया जाए. और रिमिशन मिलने के बावजूद भी आपको रिपोर्ट करता रहना पड़ेगा टू द अथॉरिटीज टाइम टू टाइम. ये नहीं कि उसके बाद घूमने फिरने विदेश चले गए और वहाँ जाके क्राइम कर रहे हैं. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ री अरेस्ट भी है रिमिशन मिलने के बाद इफ द कंडीशंस आर वायलेटेड. फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन अगर वायलेट करोगे आप तो दोबारा से आपको जेल में डाला जा सकता है. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेस्ट किया है कि वो कंसिडर करें प्रिजनर्स को रिमिशन देने का, इवन व्हेन दिस प्रिजनर्स डू नॉट अप्लाई फॉर रिमिशन. तो रिमिशन विदाउट एप्लीकेशन. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने आदेश को रिवर्स किया है इस करंट केस में. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि रिमिशन कैन नॉट बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो. मतलब खुद से वो रिमिशन नहीं दे सकते हैं किसी भी प्रिजनर को जब तक वो प्रिजनर एप्लीकेशन ना दे रिमिशन के लिए. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को, जो 2013 का फैसला था, उसको रिवर्स कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारें, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिमिशन दे सकती हैं विदाउट एप्लीकेशन. अगर ये प्रिजनर एप्लीकेशन नहीं देता है उस केस में भी रिमिशन दिया जा सकता है. पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दिया था कि वो एक एग्जॉस्टिव डिटेल्ड रिमिशन पॉलिसी बनाए अपने अपने स्टेट जुरिडिक्शन के लिए. तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिमिशन के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर क्यों रही है? क्यों जल्दी से जल्दी कैदियों को रिलीज करने पे फोकस कर रही है सुप्रीम कोर्ट? तो उसके पीछे बड़ा कारण है हाई ऑक्यूपेंसी रेट इन इंडियन जेल्स. इंडियन जेल के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 4,36,000 के आसपास की कैपेसिटी है, बट करेंटली 5,73,000 या उससे भी ज़्यादा प्रिजनर जो हैं वहाँ पे लॉज्ड हैं. तो ऑक्यूपेंसी रेट इज समवेयर क्लोज टू 131%. अंडर ट्रायल्स, यानी कि जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है, उनका कन्विक्शन साबित नहीं हुआ, उनकी संख्या लगभग 76% के आसपास है. तो सरल भाषा में कहें तो इंडियन कोर्ट्स आर ओवर क्राउडेड, जिस कारण से वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंडीशन प्लाइटफुल है, बहुत दयनीय है, खराब है. कई सारे लोग तो उसमें से अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब उनके ऊपर अभी साबित भी नहीं हुआ कि उन्होंने क्राइम किया है.
अब इनमें से कई सारे लोग जो हैं बाद में इनोसेंट पाए जाएंगे। अब वो इनोसेंट लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, उनको भी इस तरीके के प्लाइटफुल कंडीशन में रहना पड़ता है, बिकॉज इंडियन प्रिजन्स आर ओवर क्राउडेड। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई अंडर ट्रायल्स, जिसमें से कई सारे फ्यूचर में इनोसेंट डिक्लेयर होंगे, सो पोटेंशियल इनोसेंट पीपल आर देयर इन द जेल्स, एंड हाई ऑक्यूपेंसी रेट मेकिंग स्टे इन प्रिजन प्लाइटफुल, दयनीय, वेरी डिफिकल्ट, मिजरेबल। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इज डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टू हैव अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन रिमिशन एंड give remission even when application has not been put forward by the prisoners. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगेन थोड़ा सा आपको खुद का जो रिमिशन वाला जो चैप्टर है, आर्टिकल 161 फॉर द स्टेट एंड आर्टिकल 72 फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्टिकल 101 सब क्लॉज 4 of the Indian Constitution and its application. Again, important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Article 101 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिन या उससे ज्यादा तक लगातार पार्लियामेंट के उस हाउस को जिसको वो बिलोंग करता उसके सीटिंग्स को अटेंड ना करे, तो उसके सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर किया जा सकता है और उसकी मेंबरशिप को कैंसिल की जा सकती है। तो दिस आर्टिकल 101 सब क्लॉज 4 reads something like this कि if for a period of 60 days a member of either house of the parliament without permission of the house is absent from the meeting, the house may declare his or her seat vacant. अब ये 60 दिन में वो दिन अकाउंट नहीं होते हैं जब हाउस जो है वो प्रोरोग्ड है या एडजर्न्ड है फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज। तो 60 दिन या उससे ज़्यादा अगर आप एब्सेंट हैं तो फिर आपको एब्सेंट डिक्लेयर करके आपकी सीट खाली डिक्लेयर की जा सकती है और आपकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एप्लीकेशन लिखे टू द कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, तो देयर आर स्टैंडिंग कमिटीज इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज हैं, परमानेंट कमिटीज आप कह सकते हो। उसमें से एक कमिटी है एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, उसको अगर वो एप्लीकेशन लिखे और वो हाउस का ये कमिटी एब्सेंस ऑफ मेंबर्स कमिटी अप्रूव कर देता है, तो उस केस में द मेंबर विल बी सेव्ड फ्रॉम लूजिंग हिज और हर सीट। अब एक करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमृतपाल सिंह, इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम खदूर साहिब, पंजाब। ये 2024 वाले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में ये इलेक्शन जीत गए फ्रॉम खदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी, पंजाब। ही इज लॉज्ड इन डिब्रूगढ़ जेल अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इनको जेल में रखा गया है। 2024 का इलेक्शन जीत गए, बस ओथ लेने वाले सेरेमनी में ये गए थे, उसके बाद से इनका अटेंडेंस 0% है लोकसभा सिटिंग में। क्यों ना हो? क्योंकि इनको परमिशन ही नहीं मिलता सरकार की तरफ से, क्योंकि एनएसए के अंतर्गत ये जेल में है। इस कारण से हर बार जब भी इनको जेल से निकलना होगा तब इनको पहले सरकार से अप्रूवल लेना होगा। इनका अटेंडेंस है 0। इनका लगभग अब एब्सेंट नंबर ऑफ डेज हो चुका है 50। अभी तक इन्होंने अप्लाई नहीं किया है फॉर he has still not applied in front of this absence of member from the sitting of the house standing committee. तो अगर 10 दिन और पूरे हो जाएंगे, उसके बावजूद भी अगर ये अप्लाई नहीं करते तो इनकी मेंबरशिप उस तरीके से कैंसिल हो सकती है। बट अगर अप्लाई कर दें और ये कमिटी जो है अप्रूव कर दे, तो उस केस में 60 दिन पूरे होने के बावजूद भी इनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी। बट चूंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज़ में आया, इस कारण से दिस आर्टिकल 101 सब क्लॉज 4 एंड द इशू ऑफ गेटिंग मेंबरशिप रिवोक्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस इन द हाउस, ये इशू अब न्यूज़ में है, तो इस कारण से आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने काफ़ी सरल सा सवाल बना करके दे दिया यहाँ पे with respect to this particular discussion. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about consumption driven to investment driven economy. ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इंडियन इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी के बीच में कंपैरिजन करता हुआ। जिन स्टूडेंट्स का इकोनॉमी हो चुका है या जिनको अभी मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअल साइकिल वगैरह अभी हाल फिलहाल में हमने किया है, वो इस आर्टिकल को खुद पढ़ें पूरा पूरा।
आपको अच्छा लगेगा, पूरी बात समझ आएगी और इससे आपका नॉलेज जो है वो कंसोलिडेट होगा। इसके की आइडियाज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये वर्चुअस साइकिल वाला डायग्राम तो पूरा पूरा याद है। वर्चुअस साइकिल जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, जस्ट होप कि सबको याद है, जो भी या तो फाउंडेशन क्लास में नहीं तो क्रैश कोर्स में पढ़ चुके हैं। ये लोग होते हैं हर एक इकोनॉमी में। दिस साइकिल इज ट्रू फॉर एवरी इकोनॉमी, दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज ट्रू फॉर एवरी इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में ये बेसिक एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं कि लोग होंगे, वो इनकम जनरेट करेंगे, इनकम का कुछ हिस्सा वो कंजम्पशन यानी कि डिमांड पे लगाएंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ हिस्सा वो सेव करेंगे, सेव इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, वहाँ से वो फिर वो पैसा वही कुछ लोगों के पास जिनको पैसा चाहिए, वही लोगों को बैंक जो है वो लोन के तौर पे पैसा देता है। साथ ही साथ बैंक जो है बिजनेसेस को पैसा देता है, जिसकी मदद से बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की मदद से दे क्रिएट न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस कैपिटल, वहाँ से आउटपुट आता है इकोनॉमी का, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, विच हेल्प्स इन मीटिंग द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। आई अंडरस्टैंड कि जो बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं उनको ये बात समझ शायद से नहीं आएगी, बट जो पहले से पढ़ चुके हैं जस्ट होप कि उनको सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। द न्यू कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन ग्रोथ, इंक्रीमेंटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, जिसको हम लोग डेल्टा आउटपुट कहते हैं। दिस इंक्रीमेंटल आउटपुट हेल्प्स इन मीटिंग द इंक्रीमेंटल डिमांड, and when incremental demand is there and that is also met through increased supply, then we say कि lifestyle of the people in the economy is improving. I hope this virtuous cycle is clear to everyone. Clear मतलब रिवाइज हो गया सबका। पहली बार सुनेगे तो इतना जल्दी जल्दी में तो कैसे ही समझ आएगा। अब जो बात मैं बार बार क्लास में कहता रहता हूँ, वही बात के साथ ये आर्टिकल शुरू होता है कि इकोनॉमी के दो साइड्स होते हैं। द वे देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन एंड इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, सिमिलरली इकोनॉमी हैज टू साइड्स, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। इस वर्चुअस साइकिल में ये जो ग्रोथ है या ओवरऑल जीडीपी है, ये है सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी और ये है डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। डिमांड साइड मतलब कंजम्पशन साइड या एक्सपेंडिचर, जब हम कंज्यूम करेंगे तो उस पर खर्च करना होगा। एंड सप्लाई साइड मतलब प्रोडक्शन साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड आई हैव सो मेनी टाइम सेड इन द क्लास कि डिमांड एंड सप्लाई आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल, दोनों सिंक में चलेंगे। और उसमें भी डिमांड इज द रियर व्हील, जब पहले डिमांड आएगा तब उस हिसाब से सप्लाई आएगा। व्हेन डिमांड विल बी देयर देन सप्लायर विल accordingly increase the supply, right? So demand and supply are two wheels of the bicycle, they are two sides of the coin, they are organically linked with each other and they will always move in sync. Agreed? और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड। डिमांड होगा तो सप्लाई आएगा ही आएगा, सप्लाई आएगा तो ग्रोथ होगा ही होगा। डिमांड मतलब कंजम्पशन। बट ये आर्टिकल कहता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट, इट प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। तो इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट का रोल प्ले करता है, वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। सिर्फ कंजम्पशन पे फोकस करने से क्या होगा? सपोज देयर इज डिमांड या कंजम्पशन बट उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में आएगी इन्फ्लेशन। डिमांड तो है बट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस हिसाब से सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। साथ ही साथ इट विल लीड टू मोर एंड मोर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इंपोर्टेड आइटम जब हम मंगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इट विल लीड टू ट्रेड डेफिसिट। सो हायर कंजम्पशन विदाउट इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू इन्फ्लेशन एंड ट्रेड डेफिसिट। सो इफ डिमांड इज मोर, कंजम्पशन इज मोर, बट इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं है, यानी कि हमारी देश की इकोनॉमी उस हिसाब से हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? हम इंपोर्ट करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो साथ ही साथ देश के अंदर जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है तो महंगाई बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, तो अब यहाँ से दो बातें आ गई। एक तरीका है डिमांड लेड ग्रोथ, डिमांड होगा तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा ही, या तो डिमांड ग्रोथ को पुट करे या इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को पुश करे। डिमांड ग्रोथ को पुल करे या इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को पुश करे। डिमांड जब पुल करेगा ना तो कई दफा क्या होगा कि देयर विल बी इन्फ्लेशन एज वेल एज ट्रेड डेफिसिट। बेहतर या रोबस्ट इकोनॉमी होती है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी को ड्राइव करता है। इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। कैपिटल स्टॉक्स मतलब कैपिटल गुड्स ज़्यादा ज़्यादा होंगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ सरकार करे कोई जरूरी नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों मिल करके होना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मेनली इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑल, एंड गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे लाइन। तो
public investment assist in economic production and private investment directly lead to economic production, and both are equally important, right? अब भारत और चाइना की इकोनॉमी को यहाँ कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि चाइना की इकोनॉमी जो है मेनली इन्वेस्टमेंट लेड है। चाइना की इकोनॉमी जो है इन्वेस्टमेंट लेड है और भारत की इकोनॉमी जो है वो डिमांड लेड है। देखिए, भारत और चाइना की अगर पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया जाए तो लगभग बराबर था 1990s में, लेकिन तब से आप देखो तो चाइना का पर कैपिटा इनकम कितना राइज कर गया है। अभी भी ये काफ़ी कम है। हियर इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ यूएस लेवल। यूएस की तुलना में तो ये काफ़ी कम है, अभी भी 15-16% के आसपास है। बट वहीं अगर आप कंपेयर करो भारत की तुलना में, तो भारत की तुलना में चाइना का पर कैपिटा इनकम 4 to 5 टाइम्स हाइयर है। और पर कैपिटा इनकम चाइना का ज़्यादा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट as a percentage of GDP is responsible. You see, this graph represents investment as percentage of GDP China. That is much higher as compared to investment as percentage of GDP in India. तो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इन्वेस्टमेंट जो चाइना में है इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना। अब इसको देख करके एक बात और आपको समझ आएगी कि ये बात सही है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है भारत की तुलना में, बट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा है उससे कई गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। इसका मतलब भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और जो इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है वो भी उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है। ये सब कुछ आपको इस ग्राफ देख करके समझ आ जाएगा। अब जिन बच्चों को अभी मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू रिकॉल, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 4 कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने सरकार और प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट किया, राइट? और उसके बाद 4 कंपोनेंट हमने देखे, जीडीपी फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का मिला करके कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हमने नाम दिया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एंड देन गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि जीडीपी इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। बट कई सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस तो होती हैं बट कंज्यूम नहीं होती बिकॉज उनको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। दे शुड बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ आवर जीडीपी, इसलिए उनको एक्सपोर्ट को हम लोग ऐड करते हैं। और इंपोर्टेड आइटम्स वो हैं जिन पे कंजम्पशन तो हुआ है बट वो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हुए, इसलिए वो हमारे जीडीपी का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इसलिए ओवरऑल एक्सपेंडिचर में से इंपोर्ट को हम लोग घटा देते हैं। ये सब चीज़ें मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिनों पहले ही हमने क्रैश कोर्स में सारी चीज़ें देखी हैं। जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल इट, राइट? तो ये है हमारा ओवरऑल 4 कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें से यहाँ पे बात चल रही है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कैन कम फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बेसिकली बात चल रही है इस पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे, चाहे सरकार की तरफ से आए चाहे प्राइवेट की तरफ से आए। और अब जरा देखिए चाइना और भारत को कंपेयर कीजिए। प्राइवेट कंजम्पशन में भारत, ओवरऑल अगर भारत की जीडीपी देखी जाए तो उसमें प्राइवेट कंजम्पशन इज अबाउट 60% एंड इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 30%। यानी कि हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 60% है। मेजर ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी हमारा ये है, एंड 30% है हमारा इन्वेस्टमेंट ये। जबकि चाइना को देखिए, चाइना के अंदर भी कंजम्पशन ठीक ठाक सा है बट कंजम्पशन जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 39% के आसपास है और उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 41% है। तो ये दोनों डेटा देख करके हम क्लियरली कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज मेनली कंजम्पशन लेड, प्राइवेट कंजम्पशन ड्रिवेन, जबकि चाइनाज इकोनॉमी इज मेनली इन्वेस्टमेंट ड्रिवेन। चाइना के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है। और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। तो चाइना की जीडीपी हमसे ऑलरेडी 4 गुना ज़्यादा है और दे स्पेंड अबाउट और इन्वेस्ट अबाउट 41% ऑफ देयर जीडीपी, और हम लोग अपनी जीडीपी का सिर्फ 31% ही इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डाल रहे हैं। सो इन दोनों डेटा के बेसिस पे वी कैन से कि चाइना इज इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी, इंडिया इज कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई चाइना के लिए आप कह सकते हैं कि चाइना में ये पुश फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है, और भारत में डिमांड लेड ग्रोथ है। बट डिमांड लेड ग्रोथ की समस्या आप देख ही चुके हैं, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड ट्रेड डेफिसिट्स। अब इसके बेसिस पे ही, इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूपीएससी ने साल 2013 में पूछा था, और एक मेंस क्वेश्चन है कि डिमांड लेड ग्रोथ कैसा होता है, कंजम्पशन लेड ग्रोथ या डिमांड लेड ग्रोथ कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ कैसा होता है। जो कुछ भी मैंने सिखाया है, अगर आप क्लास अटेंड करते आ रहे हैं
आज का डिस्कशन मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आपको समझ आया होगा, और फिर इस हिंट्स के बेसिस पे आराम से आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वर्चुअल साइकिल वगैरह के डायग्राम भी बना दीजिए, ये डेटा वगैरह भी कोट कीजिए वाइल गिविंग आर्ग्यूमेंट्स, इससे आपका आंसर रोबस्ट होगा। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इसमें थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। कोड जो है वो नहीं इंटरफीन कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर देयर डिस्क्रिप्शन। यही तो सवाल है हाल फिलहाल में कि कोर्ट तो नहीं चेंज कर सकते आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसलों को। और दो कॉन्सिलिएटर होगा तो फैसला कैसे होगा? कॉन्सिलिएटर्स हैव टू बी इन ऑड नंबर, कल ही हमने देखा था, राइट, 3 या 5। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 2 years होगा, एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग में हमने कल ही देखा था लॉगर हेड टर्टल्स कैन ऑल्सो बी देयर, तो मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं, नॉट ओनली बर्ड्स। एंड एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज फॉर आर्मी नॉट नेवी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।